हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। और जैसा कि आप सबको पता है, मैं पूरे वीक के अंदर 30 कोशिश करता हूं कि मैं 30 क्वेश्चन आंसर आपके किसके जो आपका साइंस है उसका और 30 ही क्वेश्चन आंसर इंग्लिश का करवा सकूं। ठीक है। हालांकि कुछ ऐसे वीक्स निकल जाते हैं जब मैं समझाता हूं तो उसमें 30 क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाते हैं, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि जरूर 30 क्वेश्चन आंसर हो। और याद रखिए, ये लास्ट वीक का 10 क्वेश्चन आंसर जो आपका बचा हुआ था उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो 51 से लेके 60 तक का जो क्वेश्चन आंसर है वो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। और हम लोग जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो सब लोग जानते हैं उसका स्ट्रक्चर। और अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं देन आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम जो भी चीज पढ़ते हैं, अगर मान लो सेंटेंस या क्वेश्चन के अंदर कोई वर्ड आया, कोई भी एक वर्ड आया जो मुझे लगता है कि काफी ब्रॉड लेवल पे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या वो एक अकेले में टॉपिक होता है। जैसे मान लो वर्ड आ गया कोई एडजेक्टिव सेंटेंस के अंदर, तो हम लोग इस एडजेक्टिव का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। इसी तरह से हम लोग साइंस के अंदर पढ़ते हैं, अगर साइंस के अंदर कहीं वर्ड आ गया लिविंग थिंग्स, तो जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी उनके उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होंगे वो सारा का सारा हम लोग बताते हैं। क्योंकि उसका फायदा क्या है, देखिए उसका फायदा सबसे नंबर पहला है कि एडजेक्टिव के अंदर अगर हम लोग जैसे मान लो कोई भी टॉपिक हुआ, अगर उसके अंदर, ठीक है, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करके निकल जाते हैं तो हमें क्वेश्चन रटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, रोट लर्निंग हो जाती है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग कब होगी, जब उसकी ब्रॉड नॉलेज हो आपके पास। क्या हो, ब्रॉड नॉलेज हो आपके पास, देन उसकी अंडरस्टैंडिंग हो पाती है। ठीक है ना। तो इसलिए जो भी चीज हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर अगर एक भी वर्ड आ गया है जो आपको डिटेल में समझाने लायक है, जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज डिस्क्राइब करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, लिखा गया गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो आपको बताना है कि एक शब्द क्या होगा, नीचे लिखे गए जो सेंटेंस है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है। जैसे हिंदी में भी ये क्वेश्चन आता ही रहता है आपके। तो देखिए लिखा गया द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो जो सबसे पहले तो इंसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, तो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उन्हें बोलते हैं इंसेक्ट्स। देखो साइंटिफिक स्टडी जो होती है, किसी भी कीड़े मकोड़ों की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, वो आपको, उसे हम कहते हैं, जब कीड़ों मकोड़ों का जो साइंटिफिक स्टडी होता है उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी याद रखिए, कैसे याद करोगे, अगर कीड़े की बात करो तो आपको आंट मिलती है। आंट मतलब क्या होता है, चींटी। तो इस आंट के प्रोनाउंसिएशन से आप याद रख सकते हो कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स जो होता है उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये आपके साइंस के नजरिए से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है, जैसे क्रिमिनल का नाम आप सुने होंगे ना, तो क्रिमिनोलॉजी का मतलब होता है कि जो अपराध का विज्ञान होता है, नहीं, स्टडी ऑफ क्राइम। स्टडी ऑफ क्राइम अगर आपसे कहा जाए तो वो हो जाएगा क्रिमिनोलॉजी। ठीक है। स्टडी ऑफ क्राइम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रिमिनोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में, तो ये जान लीजिए कि ये पूछा ही जाता है। ठीक है। तो फंगी का नाम सुने होंगे, कवक जिसे बोलते हैं। ठीक है। स्टडी ऑफ फंगी जो होता है या फंगस जो होता है उसे बोलते हैं हम स्टडी ऑफ फंगी, जिसे हम माइकोलॉजी बोलते हैं, फंजई। ठीक है। मेट्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ स्पेस साइंस। स्पेस साइंस। ठीक है। या आप लिख सकते हो द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्पेस। ठीक है। स्पेस साइंस का जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं मेटीरियोलॉजी। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो भी आपके, आप कह सकते हो कि बेसिकली ये पूरा का पूरा साइंस के ऊपर ही डिपेंड था कि किसी चीज के स्टडी को हम क्या कहते हैं, वो हमने आपको बता रखा है। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। लिखा गया पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग आई आस्क्ड। आपको बताना है कि जो सेंटेंस नीचे लिखा गया है इसके लिए आपको डायरेक्ट स्पीच कौन सी सही है ये बताना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का रिलेशन क्या होता है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, चूंकि हमें एग्जाम में स्ट्रक्चर ही आएगा, तो उसकी बात करें अगर हम लोग, तो डायरेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है
वो होता है आपका कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आई सेड, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ चीजें रहेंगी, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर। इनडायरेक्ट में इसी जगह पे किसी कंजंक्शन को यूज किया जाता है, या आप कह सकते हो जैसे दैट हम लोग यूज करते हैं। फिर मैक्सिमम जगह पे जब हम क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन में होते हैं, या आपके जो इन्वर्टेड कामा के अंदर मान लीजिए अगर वाई से स्टार्टिंग है, तो हम जो कंजंक्शन यूज करते हैं वो वाई ही यूज कर लेते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अपने आप क्लियर हो जाएगा। लिखा गया आई आस्क्ड वाई, तो देखो वाई अगर दिख गया आपको तो आप समझ लो कि इन्वर्टेड कामा में स्टार्टिंग वाई से ही होगा। इन्वर्टेड कामा जहां भी बना होगा उसमें स्टार्टिंग वाई से ही होना चाहिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आर है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, डू है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, वाई है देन दिस इज आवर करेक्ट आंसर, क्योंकि अगला कोई वाई का ऑप्शन ही नहीं था, तो इसलिए सीधा सीधा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। बट याद रखिए अगर मैं कहूं आपसे कि फर्स्ट वाले का आंसर बताओ किसमें कन्वर्ट करके, आपको इसको कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए बताइए जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट करके, इनडायरेक्ट स्पीच में पहले वाले ऑप्शन का क्या आंसर होगा। तो अगर उसको हम लोग कन्वर्ट करें तो हमसे क्या पूछा गया है, आई सेड आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल सा आई आस्क्ड। याद रखिए जब भी आपका क्वेश्चन वाला सेंटेंस जो है वो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। तो आई आस्क्ड इफ, अब देखो यहां पे हम ही लिखा गया है ना, तो ही किसके अकॉर्डिंग है, सवाल ये है। तो एक रूल होता है SON डिवाइडेड बाई 1 2 3। अब ये रूल क्या होता है, तो मैंने पेड कोर्स के अंदर ना बहुत अच्छे से करा रखा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब वहां पे जाके आप देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक लेंदी टॉपिक है ना। अब अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो, बिल्कुल बेसिक से आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले अच्छे से। तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, या आप कह सकते हो कि जो सब्जेक्ट, हाँ फर्स्ट पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलता है, एंड थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। क्लियर हो गया। तो यहां पे देखो यू है, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब सवाल उठता है सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं गया है, आई आस्क्ड केवल लिखा गया है, या कह सकते हो आई सेड केवल लिखा गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा नहीं गया है। तो उसकी जगह पे आप ही हिम कुछ मान लो, आई सेड टू हिम, आप ऐसे भी मान सकते हो। तो हिम की वजह से, ध्यान से देखिएगा, हिम की वजह से जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा किसमें, ही में। तो आई आस्क इफ ही, अब देखो ये सेंटेंस जो है वो है प्रेजेंट में, कंटिन्यूअस में, तो इसको पास्ट का कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। तो आई सेड इफ, आई आस्क इफ ही वॉज लुकिंग थ्रू, सिंपल सा चेंज होता है, इफ ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल, ठीक है, थ्रू द की होल। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि सेंटेंस, ये जो बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसको आपको बना के मुझे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर आपको सेंड करना है, और फिर नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है ऑप्शन नंबर डी में, इसको भी आपको टेलीग्राम के ऊपर सेंड करना है। क्लियर हो गया। तो डी और बी जो ऑप्शन है इनको टेलीग्राम के ऊपर आपको कन्वर्ट करके भेजना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग करिएगा इसको। पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस, तो आपको प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में ही वर्ब्स को पुट करना है। सवाल ये है कि आप किस में पुट करोगे, यस या ईएस लगाओगे या नहीं लगाओगे, बस इतना सा सवाल है, ठीक है। देन लिखा गया है माई डॉटर नेवर राइट टू मी, सो आई नेवर नो दैट, आई नेवर नो व्हाट सी डू। तो देखो डू को भी हमें पुट करना है, राइट को भी पुट करना है, और नो को भी पुट करना है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हम वहां पे लिखेंगे। बाद में ऑप्शन ढूंढ ही लेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले लिखना क्या है, माई डॉटर नेवर। तो नेवर के बाद हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बताइए सब लोग, फटाफट आंसर कीजिए। बहुत सारे लोगों का आंसर भी आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो बहुत सिंपल है। पहले में तो हम यस लगाएंगे, तो लिखेंगे माई डॉटर नेवर राइट्स। अब देखो क्यों हम यस लगाएंगे, क्योंकि माई डॉटर क्या है, थर्ड पर्सन है,
देन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राइट्स। ठीक है, थर्ड पर्सन इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा टू मी। सो आई नेवर, देखिए आई नेवर नो, आई क्या है ये, इसके साथ हम फर्स्ट पर्सन के साथ यहां पे क्या लगाएंगे, डायरेक्ट केवल नो ही रहने देंगे। व्हाट सी इज डूइंग, कि वह क्या कर रही है, तो इज लगाएंगे एंड डू के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि डज नहीं होगा, सी डज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो आईएनजी फॉर्म में यूज होता है आगे चलकर, एंड सी के साथ डू तो यूज ही नहीं होता है। पहली चीज, सी इज डूइंग इज द परफेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ न्यू लिखा गया है। न्यू जो होता है ये सेकंड पर्सन हो जाता है या सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है वो पास्ट की होती है। ध्यान से देखो कैसे हम काट सकते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, यहां भी न्यू लिखा गया है, ये भी क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो कि किसमें यूज होती है, पास्ट में यूज होती है। तो यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल। अब आ गई बात डू, तो सी के साथ डू नहीं यूज होता है, क्योंकि डू जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और आप कह सकते हो डज भी फर्स्ट फॉर्म है, बट सी के साथ जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो यस या ईएस लगा देते हैं लास्ट में। चूंकि वर्ब के अंत में ओ हमें मिल रहा है, तो ओ की वजह से इसमें हम क्या लगा दिए हैं, ईएस यूज किए हैं। क्लियर हो गया। सो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटाकेरस। तो जल्दी से बताइए क्या है इसका करेक्ट सिनोनिम। तो पहले तो इसका हमें पता करना होगा इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपको इसकी मीनिंग पता है, आपका आंसर बहुत आसान है, इसमें दिया भी लिखा, या इसमें आंसर बहुत इजीली आप पकड़ सकते हो अगर इसकी आपको मीनिंग पता है। तो देखिए कैंटन केरस का मतलब होता है झगड़ा करना या झगड़ालू। ठीक है, क्या होता है, झगड़ा करना या झगड़ालू। अब क्वेरल का मतलब भी होता है झगड़ा करना, तो आंसर तो हो जाएगा क्वेरलसम। ठीक है, क्वेरलसम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको सिनोनिम बताना है तो बिल्कुल क्वेरलसम हो जाएगा। रैश का मतलब क्या होता है, रैश का मतलब होता है कि थोड़ा सा कह सकते हो कि जो खुरदुरा टाइप का होता है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। नॉइजी, नॉइजी का मतलब क्या होता है, जहां पे शोरगुल हो, जहां पे अधिक ज्यादा शोर हो, उसे हम नॉइजी बोलते हैं। डिसरिस्पेक्टफुल, देखो यहां पे लिखा गया है डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब होता है जो रिस्पेक्टेड ना हो, या आप अगर लिखोगे तो जिसका सम्मान ना हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। डिसरिस्पेक्टफुल का मतलब जिसका सम्मान ना हो। क्लियर हो गया, सम्मान न हो। ठीक है, इसे अगर एक हिंदी में वर्ड में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं असम्माननीय, असम्माननीय। क्लियर हो गया, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। चलो भैया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आ गई, तो सबसे पहले तो एडजेक्टिव का बेसिक नॉलेज हम लोग ले लेते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है एक्चुअल में। एडजेक्टिव जो होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो देखिए, एडजेक्टिव जो होता है बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता भी होना चाहिए। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण का काम क्या होता है, या एडजेक्टिव क्या काम क्या होता है, जो किसी भी चीज की विशेषता को प्रकट करता हो, किसी भी चीज की विशेषता को बताता हो, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है ये किसकी विशेषता को बता सकता है, तो ये बता सकता है नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता को बता सकता है। किसकी किसकी विशेषता को बता सकता है, नाउन एंड प्रोनाउन को। तो सिंपल सी भाषा में अगर हम एडजेक्टिव को लिखें तो हम लिख सकते हैं एडजेक्टिव क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। किसको किसको क्वालिफाइज कर सकता है, नाउन या प्रोनाउन को, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर सकता है। एग्जांपल में अगर मैं आपसे बताऊं तो हम लोग लिख सकते हैं सी, अगर एक एग्जांपल लिखूं, मान लीजिए मैंने लिखा सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहां पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आप कहोगे सर कैसे हो गया, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन कौन सा है, गर्ल। याद रखिएगा, लड़की की विशेषता को प्रकट कर रहा है ब्यूटीफुल जो वर्ड है आपका, देन इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखोगे अगर पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव, अगर हम पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव की बात करें, ध्यान से समझिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव की बात करें, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, तो इस केस में नंबर फर्स्ट जो पोजीशन आती है वो आती है कि एडजेक्टिव हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। रिमेंबर इट, एडजेक्टिव किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है। एंड एक और पोजीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेक्टिव हमेशा वर्ब के बाद आता है। रिमेंबर इट, हमेशा जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, वो वर्ब के बाद आता है। ठीक है, एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, वर्ब के बाद आता है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, मान लीजिए मैंने लिखा ही इज पुअर, ही इज पुअर, तो पुअर क्या हो गया, पुअर तो ही की विशेषता को प्रकट कर रहा है, लेकिन चूंकि पुअर के बाद हमें कोई नाउन नहीं मिला है, तो इस केस में कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का सेकंड वाला, जिसमें लिखा गया है वर्ब प्लस एडजेक्टिव, मतलब वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज होता है और नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता है। ये दोनों कंडीशंस की जो चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। देन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमसे पूछा गया है तो वो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है, अगर इसे हिंदी में देखोगे तो संकेतवाचक कहेंगे। क्या कहेंगे, संकेतवाचक कहेंगे। ठीक है, और संकेत के लिए कौन से वर्ड्स हम ये लोग यूज करते हैं, तो हम लोग कहते हैं यह किताब, फिर कहते हैं वह किताब, तो देखो दिस दैट, फिर हम लोग कहते हैं दोज, दिस दैट दीज, एंड फिर कहते हैं दोज। इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, संकेत देने के लिए यूज करते हैं। सवाल आता है कि सर प्रोनाउन में भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, तो हम इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बहुत ध्यान से समझिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, और अगर मैं प्रोनाउन ले लूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने आपको एडजेक्टिव की पोजीशन कैसे बताई है, मैंने आपको बताया एडजेक्टिव जो होता है ये नाउन के पहले होता है, और दूसरी पोजीशन मैंने आपको बताई है ये वर्ब के बाद होता है। ये क्या होता है, वर्ब के बाद होता है। लेकिन याद रखिएगा जो प्रोनाउन होता है, अगर बेसिक सी बात बताऊं मैं आपको कि प्रोनाउन की पोजीशन क्या होती है, कि जब भी हम प्रोनाउन यूज करेंगे उसके बाद हमें वर्ब यूज करना ही है। जैसे आपने लिखा ही इज पुअर, तो ही के बाद इज है। आपने पिछले सेंटेंस में देखा था सी इज समथिंग, तो सी जो है वो प्रोनाउन है, उसके बाद वर्ब है। ठीक है, तो याद रखिए ये जो वर्ड्स हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों वर्ड दोनों जगह पे कॉमन है। जो वर्ड्स मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं वही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हैं और वही आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। दिस दैट दीज दोज, ये सब के सब दोनों वही हैं। ठीक है, बट सवाल आता है कि कब ये प्रोनाउन बनेगा, कब एडजेक्टिव बनेगा। तो एग्जांपल याद रखिए, अगर मैं एक वर्ड लिखता हूं दिस इज माई पेन, ठीक है, तो इस केस में ये जो दिस है वो प्रोनाउन है। कैसे है अभी मैं समझाऊंगा। और मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं कि दिस पेन इज माइन, मैंने लिखा दिस पेन इज माइन, मतलब दोनों सेंटेंस का सेम है। अगर हिंदी में आप निकालोगे कि यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है, दोनों का सेम है मतलब। बट यहां पे जो दिस है इस सेंस में ये है प्रोनाउन। ये क्या है, प्रोनाउन है। उसका रीजन क्या हो गया कि जस्ट प्रोनाउन के बाद हमें क्या मिल गया है, वर्ब मिल गई। ठीक है, और हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा है कि एडजेक्टिव के बाद वर्ब मिलेगी, हमने ये नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव के पहले वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी, एडजेक्टिव के पहले वर्ब मिलेगी, एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस में देखोगे तो दिस के बाद आपको पेन मिला है, पेन इज अ नाउन। अगर आप देखोगे तो पेन क्या है, नाउन है, और इसी वजह से ये जो दिस है ये क्या बन जाता है, ये आपका एडजेक्टिव बन जाता है। क्लियर हो गया। तो देखो एडजेक्टिव के बाद नाउन वाला रूल फॉलो हो गया, यहां पे प्रोनाउन के बाद वर्ब वाला रूल फॉलो हो गया। अब अगर इस सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं कि माई क्या है, तो माई भी जो है वो एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि भैया ये किसके पहले आ गया है, ये नाउन के पहले आ गया। ठीक है, और नाउन के पहले आने के नाते ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और इसी की वजह से ये जो एडजेक्टिव हो गया,
इसी की वजह से अगर हम बात करें कि माई को किस प्रकार का एडजेक्टिव कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में 8-9 प्रकार के आपको अलग अलग बुक में अलग अलग दिखेंगे, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। बट माई को जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसे हम हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? अधिकारवाचक विशेषण। मैं हिंदी क्यों बताता हूं? बहुत सारे बच्चे जो है ना वो हिंदी मीडियम से हैं और वो कनेक्ट करा पाते हैं इस चीज को। देखो, इंग्लिश पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हमें हिंदी बिल्कुल आनी ही नहीं चाहिए। हम हिंदी से कनेक्ट कराएंगे तभी सीख सकते हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो और आपको पता है कि मैक्सिमम इंडिया के अंदर, मैक्सिमम भाग में, मतलब भारत के अंदर ज्यादा भाग में सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आपको इंग्लिश पढ़नी होती है। भारत के मैक्सिमम भाग में सेकंड लैंग्वेज के तौर पे आपको इंग्लिश पढ़नी होती है। इसीलिए हमें इंग्लिश और हिंदी आनी चाहिए। हम एक ऐसे भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, सो इसलिए हमें हिंदी जो है वो थोड़ा पहले आनी ही आनी चाहिए। देन हमें इंग्लिश जो है, अगर आपको आती है अच्छी बात है, बट हिंदी आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो माई है यहाँ पे, ये किस तरह का है? तो ये अधिकारवाचक विशेषण है जिसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्लियर हो गया? और यहाँ पे जो आपका दिस है, ये इंडिकेट कर रहा है किसी चीज को, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में सिंपल सा डिफरेंस है कि प्रोनाउन के जस्ट बाद आपको वर्ब मिलेगी और वर्ब के बाद आपको एडजेक्टिव मिलता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो देखो, यहाँ पे इज के बाद माई आया है, ठीक है ना, इज के बाद माई आया है और पेन के पहले माई आया है। और माई जो है वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन मिल गया है और एडजेक्टिव के पहले आपको वर्ब मिल गया है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का आप डिफरेंस अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है पिक आउट द सेंटेंस दैट हैज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। जिस सेंटेंस के पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो वो आपको बताना है। तो देखिए, पहले सेंटेंस में लिखा गया इट इज अ 20 किलोमीटर वॉक। याद रखिए, ये जो 20 किलोमीटर वॉक है, ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर ऑफ एडजेक्टिव, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इस तरह से यहां पे लिखा गया दिस काइंड। काइंड क्या है? देखो यहां पे दिस के बाद अगर नाउन, अगर यहां पे वर्ब आ जाती, देन ये हमारा प्रोनाउन हो जाता। ये जो दिस है ये प्रोनाउन हो जाता। लेकिन चूंकि काइंड आया है, और काइंड क्या है? नाउन है। किस तरह का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। क्लियर हो गया? तो इस केस में ये जो दिस है ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको पहचान बताई एडजेक्टिव की कि एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा किसके पहले आ जाता है? नाउन के पहले आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा नंबर है ये होता है दिस। याद रखिए, ईच जो होता है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। बट याद रखिए, ध्यान सुनिएगा, याद रखिए, अगर आपके ईच के बाद दो केसेस हैं। ईच के बाद अगर आपको जस्ट नाउन मिल रहा है, ईच के बाद जस्ट नाउन मिल रहा है, देन ईच यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तो सिंपल है भैया, एडजेक्टिव के बाद नाउन होना चाहिए बस। इसका मतलब ईच के बाद अगर नाउन मिल गया तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन ईच के बाद कोई वर्ड आ गया, एनी अदर वर्ड, कुछ भी आ गया, एनी अदर वर्ड आ गया, चाहे वो प्रीपोजिशन आ जाए, चाहे कंजंक्शन आ जाए, चाहे आपका वर्ब आ जाए, बस नाउन ना आए, नाउन को छोड़ के कुछ भी आ जाए, एनी अदर वर्ड आ जाए, तो उस केस में ये जो ईच होता है, इस केस में ये जो होता है ये प्रोनाउन बन जाता है। तो ये हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो जो भी पोस्टमार्टम करने लायक है सब मैं कर देता हूं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन तो बी वाला सही है। बट हमने इसको भी पढ़ लिया, इसको डिस्ट्री। अब इस सेंटेंस में ये क्या है? इस सेंटेंस में अगर मैं पूछूं कि ईच क्या है, तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क है। इस सेंटेंस में ईच किस तरह से यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया है ही रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम द ओरल वन, ठीक है। तो अब यहां पे तो ज्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है। अगर होता तो इसमें डिफाइन किया जाता। एडजेक्टिव से रिलेटेड तो कुछ है नहीं, ना ही इसमें प्रोनाउन से रिलेटेड है, डिफाइन कर देते। चलिए, तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 55 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। डायरेक्शन है, पैसेज को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। 56 से लेके 60 तक के क्वेश्चन को आपको आंसर करना है, ठीक है ना।
चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा गया वर्क एक्सपांड्स सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन। देखो जो काम होता है वो अगर हमारे पास टाइम होता है ना तो और ज्यादा बढ़ता जाता है, इस तरह से है, ठीक है। अगर टाइम हो आपके पास तो वो क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, आप ऐसे कर सकते हो। जैसे लिखा गया है द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज कंप्लीशन। अब इस फैक्ट का जो जनरल रिकॉग्निशन है वो है पूर्णता। देखिएगा ध्यान से, द जनरल रिकॉग्निशन ऑफ दिस फैक्ट इज सोन इन द प्रोवर्बियल फ्रेज। प्रोवर्बियल फ्रेज के अंदर एक चीज को दिखाया गया है, वो क्या है देखते हैं। लिखा गया है इट इज द बिजिएस्ट मैन हु हैज टाइम टू स्पेयर। ठीक है लिखा गया है ये वो बिजी इंसान है जिसके पास टाइम जो है वो स्पेयर करने के लिए है, ठीक है। चलिए देखिए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बट दस इस प्रकार एन elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece। अपनी भतीजी को एक पत्र लिखने के लिए, एक पोस्टकार्ड लिखने के लिए पूरा दिन जो है लेडी जो है ना वो खत्म कर देती है। कैसे खत्म करती है उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। एन आवर विल बी स्पेंड इन फाइंडिंग द पोस्टकार्ड। 1 घंटे वो पोस्टकार्ड को खोजने में लगाती है। अनदर हंटिंग फॉर स्पेक्टेकल्स। और जो दूसरा होता है वो किस में लगाती है, अपने चश्मे को ढूंढने में। हाफ आवर टू सर्च फॉर द एड्रेस। आधे घंटे वो एड्रेस ढूंढने में लगाती है। तो ऐसे तो दिन भर में लेटर लिखाएगा ही। एन आवर एंड अ क्वार्टर। 1 घंटा और 15 मिनट जो है इन कंपोजिशन एंड कंपोजिशन करने में, यानी वो क्या कंपोजिट करेगी, क्या लिखेगी, इस चीज को सोचने में वो क्या कर देती है, 1 घंटा और 15 मिनट लगाती है। 20 मिनट इन डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू टेक वेदर और नॉट टू सॉरी गाइज, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम हो गई थी, पता नहीं आवाज क्यों नहीं जा रही थी। तो वेदर और नॉट टू टेक, यहां पे टेक होगा, टेक एन अम्ब्रेला व्हेन गोइंग टू द पिलर्स बॉक्स इन द स्ट्रीट। ठीक है, अब 20 मिनट तो वो ये सोच के सोचने में निकाल रही है कि वो अगर बाहर जा रही है, ठीक है, तो वो छाता ले या ना ले। ठीक है, नेक्स्ट लिखा गया द टोटल एफर्ट दैट वुड ऑक्यूपाई अ बिजी मैन फॉर 3 मिनट्स all told may in this fashion leave another person completely exhausted after a day of doubt, anxiety and toil। ठीक है, अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए लिखा गया है व्हाट इज द टोटल टाइम स्पेंड बाय एल्डरली लेडी इन राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। बहुत अच्छा सवाल है, कुल कितना टाइम स्पेंड किया गया, तो पहले ही लिख दिया है वो सेंटेंस में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेंटेंस के अंदर शुरू शुरू में लिखा गया एन एल्डरली लेडी एट लेजर कैन स्पेंड द इंटायर डे। पहले ही लिखा गया इंटायर डे, मतलब पूरा दिन वो क्या करती है, किस चीज को लिखने में, एक पोस्ट कार्ड को लिखने में पूरा दिन, अ फुल डे। अकॉर्डिंग टू पैसेज चलेंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि वो घंटे जाके जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ लेंगे, देखो बता रहा हूं। क्या करेंगे, वो पैसेज के अंदर गए तो सर 1 घंटे यहाँ हो गया, फिर अनदर, फिर यहाँ पे 1 घंटे हो गया, आधे घंटे यहाँ हो गया, ऐसे जोड़ के वो करते हैं। नहीं क्या करना, क्योंकि पैसेज के अंदर पहली लाइन में लिखा गया है उसने पूरा इंटायर डे, मतलब पूरा डे जो है उसने सिर्फ पोस्ट कार्ड को लिखने में स्पेंड किया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द टाइम टू बी स्पेंड ऑन सम वर्क इंक्रीजेस। ठीक है, क्या होगा कि अगर कुछ काम जो है बढ़ जाए, कुछ काम को बढ़ाने के लिए अगर कुछ हम टाइम को स्पेंड करें तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है, सिंपल है। अभी पहली लाइन में ही हम इस चीज को पढ़े थे, पैसेज के पहली लाइन में ही पढ़े थे कि जो वर्क होता है एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाएंगे तो वो उसको भी भर देता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो काम होता है वो कंज्यूम कर लेता है सारे सारे समय को। जितना ज्यादा आपको टाइम होगा ना, वो आप एक छोटे से काम को करने के लिए उतना ज्यादा टाइम आप खा जाएंगे। ठीक है, तो ये उसके पैसेज का मतलब है। ठीक है,
नेक्स्ट है व्हाट डज एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो जो पिलर बॉक्स है उसका मतलब क्या होता है या किसके लिए वो यूज किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो देखो इसमें जो चूंकि वो लेडी कहाँ जाएगी, वो एक पोस्ट ऑफिस के लिए आप जाएगी, आप ये कह सकते हो, ठीक है। तो वो जो पोस्ट ऑफिस होगा, अ बॉक्स अटैच टू द पिलर नहीं कहलाता है, बॉक्स इन द पिलर नहीं, बॉक्स ऑफिस नहीं, ये मूवी थोड़े न चल रही है। तो नेक्स्ट बचा है अ पिलर टाइप पोस्ट बॉक्स, बिल्कुल सही बात है। एक पिलर टाइप का पोस्ट बॉक्स होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ना किसी कहीं कहीं स्ट्रीट के अंदर लगा होता है, मूवियों के अंदर आपको देखने को मिलता होगा कि उसके अंदर लोग लेटर जाके डाल देते और फिर वो लेटर कोई आता है निकालता है फिर पोस्ट ऑफिस तक ले जाता है, तो इस तरह से होता है वो पिलर टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं 59 क्वेश्चन। हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क, ठीक है। कौन सा ऐसा आदमी है जो क्या करता है, कौन सा व्यक्ति है जो कार्य करने के लिए जो टाइम निर्धारित है उससे ज्यादा टाइम लेता है। तो ऐसा आदमी कौन है, तो देखो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है, ठीक है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है मैन ऑफ लेजर, ठीक है। मैन ऑफ लेजर जो होता है वो क्या करता है, वो काम देखो बिजी मैन थोड़े ना करेगा, ना ही ऐसा नहीं है पैसेज के अकॉर्डिंग इल्डरली पर्सन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पैसेज पढ़ोगे ना तो आपको खुद पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि उसमें साफ लिखा गया है इस लेडी की क्वालिटी बताई गई है ये, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपका आंसर अपने आप पैसेज के अकॉर्डिंग, पैसेज के क्वेश्चन इसीलिए बहुत इजी होते हैं और तब भी बन जाते हैं क्योंकि अगर आप उसमें अपना दिमाग लगा दिए तो आपका आंसर गलत हो जाता है। देन आंसर क्या हो जाएगा, मैन ऑफ लेजर, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑफ द सेंटेंस वर्क एक्सपांड सो एज टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन। तो बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब होता है कि जो काम होता है ना वो क्या होना चाहिए, दिए गए समय में कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब ये है, ये जो सेंटेंस लिखा गया है उसका मतलब यही है कि जो काम है वो दिए हुए समय में क्या हो जाना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। वट एवर टाइम इज अवेलेबल फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क ऑल ऑफ इट विल बी यूज्ड। जो भी आपको टाइम दिया गया हो किसी भी काम को करने के लिए वो सारा का सारा उसमें यूज होना चाहिए, बस इतना सा मतलब है, ठीक है। मोर वर्क देयर इज टू बी डन द मोर द टाइम नीडेड, ऐसा कुछ नहीं है, इस सेंटेंस का अर्थ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन डू मोर वर्क, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप ज्यादा काम कर सकते हो। इस सेंटेंस का ऐसा कुछ नहीं है, इस सेंटेंस का सिंपल सा मतलब है कि भैया जो भी आपको टाइम दिया गया हो उस टाइम के अंदर अंदर जितने भी आपका टाइम अवेलेबल हो उसमें आपको काम को क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, यानी कि आपको टाइम को पूरा यूज करना होता है। इफ यू हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क टू डू यू शुड ऑलवेज हैव सम एडिशनल टाइम। तो इस लाइन का ऐसा मतलब नहीं है, मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको लाइन का मतलब पूछा गया, ठीक है। थैंक यू। तो इस तरह से आपका ये सेशन था, और जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड रिमेंबर इट कि आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स को पाने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा काम करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको जो ऐप है उसकी लिंक मिलेगी, डाउनलोड कीजिए, आईडी बनाइए, डेमो क्लास लीजिए, अपने आप को इनरोल कीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। ज्यादा सोचेंगे सोचते ही रह जाएंगे, सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, करने वाले कर जाते हैं, ठीक है। थैंक यू।